पिछले एपिसोड में आपने देखा फैंग हा ने डेस्परेट आइलैंड ओना को मारकर 5 प्रिजन्स किंगडम हड़प लिया, लेकिन 5 आइलैंड्स अलायंस और युवा गेट के ट्रू डिसाइपल कैंगबाजी ने उस पर दावा ठोक दिया। कैंगबाजी ने युवा गेट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि दान फर्नेस सेक्ट को सौंप दिया जाए। फैंग हा को ये बात इतनी लगी कि वो गुस्से में हंस पड़ा। अब आगे फैंग हा की हंसी अचानक बंद हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं क्यों हंस रहा था? तुम जैसे बेशर्म को देखकर। तुम युवा गेट के ट्रू डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हें कोई शर्म नहीं है। मैंने तुम जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। डेस्परेट आइलैंड ओनर तीसरी डायमेंशन का मास्टर था, एक थप्पड़ में तुम्हें मार सकता था। तुम्हारी थोड़ी सी माना से तुम बाहर खड़े थे और अब तुम कह रहे हो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। तुमने खुद को आईने में देखा है। मैं तुम्हें अभी कैद कर सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते। कैंगबाजी का चेहरा लाल हो गया। फैंग हा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुमने थोड़ी सी पावर पा ली और ये घमंड। यही तो हुआ टीएनगे कह रहे थे तुमने डेमोनिक नेचर है। अब मैं समझ गया, वो सही थे। आज 5 प्रिजन्स डिंग तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। फैंग हा ने अब और बात नहीं की। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग 100 फीट लंबी हरी तलवार बन गई। 1500 हॉर्सेस की ताकत सीधे कैंगबाजी के सिर पर। कैंगबाजी की पावर महज 100 हॉर्सेस, 15 गुना फर्क। कैंगबाजी डर गया, लेकिन तभी नाइट आइलैंड ओनर ने हमला कर दिया। उसके साथ फ्लोटिंग आइलैंड, काप आइलैंड, लिंगजू आइलैंड, युवा आइलैंड, 5 आइलैंड ओनर्स। 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक साथ। साउथ चाइना सी 5 वेव्स। 5 की माना जुड़ गई करीब 500 हॉर्सेस की ताकत। चालाकी से लहर दर लहर एक के बाद एक फैंग हा की तलवार रोक ली। फैंग हा की आंखों में खून उतरा। तुम छोटे स्कैटर्ड सेक्ट्स, युवा गेट के अंदर के मामले में दखल। तुम लोगों को जीने की इच्छा नहीं है। उसने फिर हाथ बढ़ाया। इन्फ्यूरिएटिंग 5 हिस्सों में बंटी। 5 तलवारें 5 आइलैंड ओनर्स पर। नाइट आइलैंड ओनर हंसा। हम 5 सालों से साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी माना एक साथ जुड़ सकती है। तुम जैसे नए ट्रू डिसाइपल को हम रोक सकते हैं। मेरा बेटा भी युवा गेट में है। एक दिन वो भी ट्रू डिसाइपल बनेगा। तुमसे ज्यादा। फैंग हा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी 5 तलवारें वापस एक में जोड़ दी। टियनमू डिवाइन नीडल, बहुत छोटी, बहुत तेज। एक ही झटके में नाइट आइलैंड ओनर की फ्लाइंग स्वॉर्ड चकनाचूर। फिर वो सुई उसके शरीर में घुस गई। नाइट आइलैंड ओनर चीखा, बेटा, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। उसके शरीर के अंदर से एक विशाल हरा पेड़ फूट गया। शरीर चारों तरफ बिखर गया। खून, हड्डियां, सब। नाइट आइलैंड ओनर खत्म। उसका बेटा सियोशी चीख पड़ा, पिताजी। सियोशी, नाइट आइलैंड ओनर का बेटा, अपने पिता की लाश देखकर पागल हो गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके मुंह से खून की धार निकली, वो बेहोश हो गया। कैंगबाजी ने उसे उठाया, समंदर में गिरने से बचाने के लिए। बाकी 4 आइलैंड ओनर्स पीछे हट चुके थे। फैंग हा ने उनका पीछा नहीं किया। उसने अपनी इन्फ्यूरिएटिंग समेट ली और कैंगबाजी की तरफ ठंडी नजरों से देखा। कैंगबाजी ने दांत पीसकर कहा, फैंग हा, तुम डेमन हो, बेगुनाह लोगों को मार रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया तुमने डेमोनिक पाथ अपना ली है। फैंग हा बोला, मैं डेमन हूँ या नहीं ये तुम तय नहीं करोगे। ये डिसीजन एल्डर्स का है। मैं तो बस तुम्हें कैद करना चाहता था, लेकिन मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। अब जल्दी यहाँ से हटो। इतना कहकर उसने कैंगबाजी की तरफ देखा तक नहीं। कैंगबाजी का चेहरा और लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। 15 गुना कम ताकत, उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी फैंग क्यांगवे बोली, फैंग हा, बहुत बढ़ रहा है तू।
जब मेरी बहन बाहर आएगी मैं उसे सब बताऊंगी। देखते हैं तब तू क्या जवाब देता है। उसने रूई इमॉर्टल गॉड की तरफ हाथ बढ़ाया, लगभग हमला कर दिया, लेकिन रुक गई। समझदारी आ गई। फैंग हां की ताकत देखकर वो पीछे हट गई। तभी लोंग हाओ आगे आई। उसके हाथ में एक क्रिस्टल की पन्नी थी। उसमें नक्शे, शब्द, बातचीत सब कुछ लिखा था। वो सीन जब फैंग हां ने डेस्परेट आइलैंड ओना को मारा, नाइट आइलैंड ओना को मारा, सब कुछ। लोंग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, कैंगबाजी, तुमने आज जो किया मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। सही गलत का फैसला एल्डर्स करेंगे जब हम वापस जाएंगे। कैंगबाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ हिलाया, चलो यहाँ से। वो उड़ गया। बाकी सब फैंग किंगवे, ये नानशन, युआन जियनकोंग, सियो शीक बेहोश सब उड़ गए। एक भी पीछे नहीं मुड़ा। सबके जाने के बाद लोंग हाओ ने धीरे से कहा, फैंग हां, तुमने नाइट आइलैंड ओना को मार डाला, ये थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। फैंग हां बोला, कैसी मुश्किल? सियो शाओये कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी वो लिंगफू सेक्ट में है। बहुत ऊंचे लेवल पर है। लिंगफू सेक्ट में मेल डिसाइपल्स नहीं होते, सिर्फ फीमेल। इसलिए सियो शाओये समंदर पर आकर स्कैटर्ड सेक्ट चलाता था अपनी पत्नी की हेल्प से। उसी हेल्प से वो मिस्टीरियस सीक्रेट तक पहुंच गया और उसी वजह से उसका बेटा सियोशी युवा गेट में घुस पाया। फैंग हां ने सिर हिलाया, तो मैंने लिंगफू सेक्ट के एक ट्रू डिसाइपल को ऑफेंड कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। एक और सही। उसने 5 प्रिजन्स डिंग की तरफ देखा। अब सबसे जरूरी है इस दान फर्नेस को छुपाना और रिफाइन करना। ये हमारी ताकत बदल देगा। लोंग हाओ की आंखों में लालच नहीं था, लेकिन हाँ, उसका मन भी इस फर्नेस पर था। उसने कहा, फैंग हां, ये फर्नेस तुम्हारा है, लेकिन जब तुम इसका इस्तेमाल करो तो मुझे भी कुछ मेडिसिन चाहिए। फैंग हां मुस्कुराया, वो तो बनती ही है। उसने हाथ बढ़ाया, डेस्परेट गॉड पैलेस में बिखरे हुए सोने चांदी के टुकड़े उठा लिए। ज्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन बेकार भी नहीं थे। फिर वो उड़ गया, 5 प्रिजन्स डिंग घर जितना बड़ा अपने साथ लेकर। उनके जाने के बाद घाटी में हवा की हल्की लहर दौड़ी। टेआई मैन के डिसाइपल्स गॉसप पर्पल रोब्स में फिर से दिखे। ज़ांग शीजोंग की आंखें ठंडी थीं। ये दान फर्नेस हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक डिसाइपल ने किताब खोलकर देखा। ज़ांग शीजोंग, 5 प्रिजन्स किंग डिंग, 800 साल पहले 5 प्रिजन्स डेमन किंग का दान फर्नेस था। ट्रेशर ग्रेड में सबसे ऊपर, कहते हैं ये टाउस्ट डिवाइस भी बन सकता है। ज़ांग शीजोंग की आंखें और ठंडी हो गईं। टॉप ट्रेजर, ये फैंग हां के हाथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसकी पावर 2000 हॉर्सेस की है। हम उसके बराबर नहीं हैं। हमें किसी और को बुलाना होगा। उसने हाथ में एक सुनहरा सिंबल जलाया। वो एक सुनहरे तीर में बदल गया, आसमान में गायब। ये था वर्ड पियर्सिंग क्लाउड एरो, उनकी सेक्ट में मैसेज भेजने का सबसे तेज तरीका। फिर उसने हाथ हिलाया, सभी डिसाइपल्स फिर से छुप गए और फैंग हां के पीछे चल दिए, चुपचाप, दूर से, छुपकर। बड़ी लड़ाई खत्म हुई, लेकिन आसमान में अभी भी अंधेरा था। तारे ढल चुके थे। समंदर पर घुप अंधेरा छाया था। तीसरा पहर चल रहा था, वो वक्त जब यिन सबसे ताकतवर होता है। अंधेरा धरती को निगल रहा था, लेकिन फैंग हां को इससे कोई मतलब नहीं था। वो उत्साहित था। डेस्परेट आइलैंड ओना मारा था। 5 प्रिजन्स किंग डिंग ट्रेजर ग्रेड में सबसे ऊपर अब उसके पास था। ये सिर्फ दान फर्नेस नहीं था, ये एक घर था। अंदर बैठ सकते थे, उड़ सकते थे, दुश्मन के हमले रोक सकते थे। जब डेस्परेट आइलैंड ओना ने इसका इस्तेमाल किया था तब लोंग हाओ की कोल्ड जेड स्वॉर्ड उड़ गई थी।
अगर वो घायल नहीं होता, फॉरगेटफुलनेस वाटर ने उसे कमजोर नहीं किया होता, तो फैंग हां उसे मार ही नहीं पाता। फैंग हां तेज उड़ रहा था। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग, लॉन्ग हाउ और विच को लपेटे हुए वो बिना थके उड़ रहा था। आखिर में एक डेजर्टेड आइलैंड दिखा। वो उतर गया। उड़ते उड़ते ही उसके शरीर से पीली रोशनी निकली। 5 प्रिजन्स डिंग हुवांगक्वान फिगर के अंदर चला गया। अब उसे घर जितना बड़ा फर्नेस ढोना नहीं पड़ रहा था। लॉन्ग हाउ ने देखा, समझ गई। उसके पास टाओस्ट डिवाइस था। उसने मन ही मन सोचा, इससे कितना काम आसान हो जाता है। समंदर में जितनी भी मेडिसिन्स मिलती, सब एक साथ ले जा सकता था। द्वीप पर उतरे, चारों तरफ चेक किया, कोई खतरा नहीं था। फैंग हां ने पूछा, अब हम कहाँ हैं? लॉन्ग हाउ ने वर्ड्स निकाला, थोड़ा पलटा, फिर कंपास निकाला, कुछ देर कैलकुलेट किया। बोली, हम साउथ चाइना सी में हैं। यहाँ से दक्षिण की तरफ 3-4,000 माइल्स वांगवी सी सिटी है। पहले 5 प्रिजन्स डिंग को रिफाइन कर लेते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। वहाँ सारी मेडिसिन्स मिल जाएंगी, ट्रेडिंग होती है। फैंग हां ने पूछा, वांगवी सी सिटी? लॉन्ग हाउ बोली, वांगवक्सियन आइलैंड ने नया बाजार लगाया है। पूरे समंदर के स्कैटर्ड सेक्ट्स, एम्परर्स सब वहां आते हैं। मेडिसिन्स बेचते हैं, खरीदते हैं, मैजिकल वेपन्स, सब कुछ। वर्ल्ड्स में इसका जिक्र नहीं है। किताब 100 साल पुरानी है। अब नई चीजें आ गई हैं। फैंग हां समझ गया। मैंने सुना था डैक्सू डायनेस्टी के सम्राट समंदर पर जहाज भेजते थे मेडिसिन्स खरीदने। लगता है वो सच था। लॉन्ग हाउ की आंखों में ठंडक आ गई। वांगवक्सियन आइलैंड का ये ट्रिक है। उनके एक जीनियस ने ये प्लान किया है। इससे उनकी सेक्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन वो टियाई मैन को टक्कर देंगे, ये मुश्किल है। फैंग हां ने उसकी आवाज में कुछ और सुना। तुम्हारी वांगवक्सियन आइलैंड से पुरानी दुश्मनी है। लॉन्ग हाउ ने कोल्ड जेड स्वॉर्ड पर उंगली मारी। हाँ, बहुत पुरानी। एक दिन मैं उन्हें 10 इमॉर्टल गेट से हटवा दूंगी। लेकिन ये बातें अभी नहीं, पहले 5 प्रिजन्स डिंग देखते हैं। उसने किताब खोली। ये दान फर्नेस 800 साल पहले 5 प्रिजन्स डेमन किंग का था। वो डेमन किंग मिस्टीरियस सीक्रेट की 9वीं डायमेंशन तक पहुंच चुका था। उसने ये फर्नेस बनाया था। फैंग हां चौंक गया। मिस्टीरियस सीक्रेट 9वीं डायमेंशन, 500,000 हॉर्सेस से ज्यादा की ताकत। वो एक उंगली से उसे मार सकता था। वो चुप हो गया। अपना सारा ध्यान हुवांगक्वान फिगर के अंदर लगा दिया। 5 प्रिजन्स डिंग अब हुवांगक्वान रिवर में डूबा हुआ था। फॉरगेटफुलनेस वाटर उसके अंदर घुस रही थी। फैंग हां की इन्फ्यूरिएटिंग कोहरे में बदलकर उसके अंदर के पुराने स्पिरिचुअल मार्क्स मिटा रही थी। धीरे धीरे दान फर्नेस के अंदर के एरेज जागने लगे और फिर उसके अंदर जो कुछ डेस्परेट आइलैंड ओनर ने छुपा रखा था सब बाहर निकलने लगा। सबसे पहले 10 पर्पल गोल्ड गॉड्स, हर गॉड में 300 पिल्स, कुल 3000 पिल्स। यान की आवाज आई, ये कंटिन्यूएशन लाइफ गोल्डन दान है। अटर्नल डेमन सेक्ट की मेडिसिन। युवा गेट के जिंगुंग दान बिगू दान से कहीं ज्यादा पावरफुल। और एक और खासियत, लंबे समय तक लेने से चेहरा बूढ़ा नहीं होता। फैंग हां ने सोचा ये उसके शूरा सोल्जर्स के लिए बहुत अच्छा खाना था। फिर दान फर्नेस से और चीजें निकली। 36 फ्लाइंग सॉर्ड्स। यान बोला, ये सब अटर्नल डेमन सेक्ट की फ्लाइंग सॉर्ड्स हैं। अगर इनका एक पूरा सेट मिल जाए तो बड़ी ताकत बन सकती है। फिर निकले 20 से ज्यादा सेरेमोनियल वेस्टमेंट्स। लॉन्ग हाउ हंस पड़ी। ये आदमी कपड़ों की दुकान लगाता था क्या? कितने लोगों को मारा होगा इतना सब इकट्ठा करने के लिए? सोना चांदी, जवाहरात सब हुवांगक्वान रिवर में गिर रहे थे। फैंग हां ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आखिर में
एक काली किताब निकली, उस पर लिखा था स्कॉर्पियोज बेस्ट हैंड। फैंग हाँ ने वो किताब देखी, स्कॉर्पियोज बेस्ट हैंड। यही वो टेक्निक थी जो डेस्परेट आइलैंड ओनर ने इस्तेमाल की थी। 3 उंगलियों वाला हाथ जिस पर लिखा था एब्सोल्यूट ब्रेक क्रिपल। उसकी अपनी वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग भी उसके सामने टिक नहीं पाई थी। यान बोला, ये टेक्निक तू अभी कल्टिवेट नहीं कर सकता। अलग अलग टेक्निक्स एक साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, मर जाएगा। लेकिन पढ़ सकता है, समझ सकता है। फैंग हाँ ने सिर हिलाया। उसका ध्यान अब 5 प्रिजन्स डिंग पर था। डेस्परेट आइलैंड ओनर के पास कोई ट्रेजर नहीं था, सब स्पिरिट ग्रेड थे। लेकिन ये 36 फ्लाइंग सॉर्ड्स, अगर इनका हेवनली मैप मिल जाए तो बड़ी ताकत बन सकती थी। यान ने कहा, वो शायद ब्लैक वाटर किंग स्नेक की स्किन से हेवनली मैप बनाना चाहता था, लेकिन उसे हेवन एंड ह्यूमन रेल्म चाहिए, उस लेवल की ताकत। फैंग हाँ ने पूछा, मुझे हेवन एंड ह्यूमन रेल्म तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? यान बोला, 50-60 साल। फैंग हाँ चौंका, इतना? ये भी तेज है, कैंगबाजी जैसा 200 साल में भी नहीं पहुंचेगा। अब तुम्हारे पास 5 प्रिजन्स डिंग है, वैंगवीसी सिटी से मेडिसिन्स लोगे, और तुम्हारा गोल्डन बॉडी अगर दोबारा रिफाइन कर लो तो धरती की ताकत तुम में आएगी। तब 10 साल में हेवन एंड ह्यूमन रेल्म पहुंच सकते हो। फैंग हाँ के दांत पिस गए। 10 साल? हुआ टियन उस लेवल से भी ऊपर है। लॉन्ग हाउ से पूछा, हुआ टियन किस रेल्म में है? लॉन्ग हाउ ने सोचा, वो पहले ही फायर और थंडर से गुजर चुका है, अब शेंटोंग 10th डायमेंशन में है। फैंग हाँ ने यान से पूछा, लॉन्जेविटी सीक्रेट में कब पहुंचूंगा? यान चुप रहा, बहुत देर बाद बोला, अगर सब ठीक रहा 3000 साल, लेकिन तू इतना जीवित नहीं रहेगा। हुआ टियन भी शायद अपनी जिंदगी में वो स्टेप नहीं ले पाएगा। जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं। फैंग हाँ ने और कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी पूरी 2000 हॉर्सेस की पावर 5 प्रिजन्स डिंग में झोंक दी। दान फर्नेस घूमने लगा, उससे शक्तिशाली माना निकलने लगी। फैंग हाँ ने अपनी स्पिरिट उसके अंदर उतार दी। एक के बाद एक अरे, एक के बाद एक बैरियर, भूल भुलैया जैसा। उसने ढेर सारे ट्रेजर्स देखे थे, लेकिन इतनी बड़ी एरेस कभी नहीं देखी थीं। यान चिल्लाया, डेस्परेट आइलैंड ओनर ने इस फर्नेस को सिर्फ 5-10% ही मास्टर किया था। बाकी एरेज उसकी पहुंच से बाहर थीं। फॉरगेटफुलनेस वाटर आगे बढ़ रहा था, फैंग हाँ की इन्फ्यूरिएटिंग उसके साथ। यान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों की ताकत एक साथ एरेज टूटने लगी, एक के बाद एक, 5, 10, 50, 100, कुल 999 एरेज, एक के नीचे एक महल की मंजिलों की तरह। आखिरी अरे तक पहुंच गए। अब फैंग हाँ की माना हर अरे पर लग गई। ये ब्रांड डेस्परेट आइलैंड ओनर के खून के निशान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यान की आवाज में हैरानी थी। 999 एरेज, ये फर्नेस टाउस्ट डिवाइस बन सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कोई लॉन्जेविटी सीक्रेट का मास्टर जो कॉल अरे को एक्टिवेट कर सके। लेकिन अभी के लिए ये ट्रेजर ग्रेड में सबसे ऊपर है। ट्रेजर्स का राजा, यही वजह है इसे वांग डिंग कहते हैं। फैंग हाँ, अब तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। अब फैंग किंगजू भी तुम्हें आसानी से नहीं मार सकती। फैंग हाँ ने सांस ली। उसने अपनी स्पिरिट वापस खींच ली। 5 प्रिजन्स डिंग अब उसका था, पूरी तरह। तभी क्षितिज पर कई लंबी लंबी तलवारें दिखीं, चंगोंग की तरह, तेज रफ्तार। यान ने पहचान लिया, ये गति शेंटोंग 4th डायमेंशन। लॉन्ग हाउ सबसे पहले सतर्क हुई। वो जानती थी फैंग हाँ 5 प्रिजन्स डिंग को रिफाइन कर रहा था। ये सबसे नाजुक वक्त था। उसने कोल्ड जेड स्वॉर्ड निकाल ली। आसमान में एक पतली धुंध फैला दी, करीब 1-2 एकड़।
ये कोई साधारण धुंध नहीं थी, ये आइस सोल गॉड थंडर थी, जो छू गया, जम गया। लॉन्ग हाउ ने पूछा, कौन है? कैंगबाजी ने और लोग बुला लिए। फैंग हाँ ने भी देखा, उसकी स्पिरिट अभी भी 5 प्रिजन्स डिंग के अंदर थी, लेकिन वो ऊपर देख सकता था। आसमान में फ्लाइंग सॉर्ड्स थी, माना की लहरें थीं। बहुत सारे लोग थे, सब मिस्टीरियस सीक्रेट के मास्टर्स। लेकिन लॉन्ग हाउ ने पहचान लिया, ये टियाई मैन के लोग हैं। उनकी फ्लाइंग सॉर्ड्स की रोशनी, उनका स्वॉर्ड लाइट पहचान में आ रहा है। बुरे लोग नहीं लगते, अच्छे लोग भी नहीं। फैंग हा ने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सन्नाटा था, आंखें बंद हो रही थीं। नींद आ रही थी, ऐसी नींद जैसे आंखें बंद करो और गिर जाओ। ये थकान नहीं थी, ये माना खत्म होने का असर था। 5 प्रिजन्स डिंग के 999 एरेज को रिफाइन करने में उसकी 90% माना खत्म हो चुकी थी। अब वो मुश्किल से खड़ा था, उड़ना तो दूर। यान बोला, अब हम मुश्किल में हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ क्रिस्टल्स हैं। फैंग हा ने हुवांगक्वान फिगर के अंदर जमा सारे क्रिस्टल्स निकाल लिए। एक एक करके उनकी माना सोख ली। क्रिस्टल्स फट गए, साधारण पत्थर बन गए। फैंग हा के दिमाग में रोशनी आई, माना वापस आ गया। 90% नहीं, लेकिन काफी था। वो खड़ा हो गया। तभी 3 लंबी फ्लाइंग सॉर्ड्स आसमान में ठहर गईं। उन पर खड़े थे 3 मंक्स, गॉसप पर्पल रोब पहने। उनकी आंखें कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थीं। अंधेरे में भी उनके शरीर की ताकत दिख रही थी। फैंग हा ने देखा, ये तीनों उसके गोल्डन बॉडी से भी ज्यादा मजबूत थे। यान ने मन ही मन कहा, ये कोई साधारण ट्रू डिसाइपल्स नहीं हैं। स्पेशल टेम्परिंग टेक्निक्स सीखी हैं, ये शरीर किसी ट्रेजर से कम नहीं। तीनों ने एक एक करके नाम बताए। टेई मेन ट्रू डिसाइपल यू डियान, टेई मेन ट्रू डिसाइपल शिया यू, टेई मेन ट्रू डिसाइपल शाओ रन। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। ऊपर से नीचे देख रहे थे, जैसे कोई सम्राट अपने दरबारियों को देखता है। उनके पीछे और भी डिसाइपल्स पंक्तियों में खड़े, सैनिकों की तरह। कोई ढील नहीं, कोई लापरवाही नहीं। फैंग हा ने सोचा, युवा गेट में तो सब अपनी मर्जी से रहते हैं, ये तो पूरी फौज है। लॉन्ग हाउ ने ठंडी आवाज में पूछा, 3 ट्रू डिसाइपल्स, क्या काम है आप लोगों का? यू डियान बोला, तुम लोग ईवल गोस्ट गॉज में थे। तुमने डेस्परेट आइलैंड ओना को मारा। उसका 5 प्रिजन्स किंगडिंग तुम लोगों के पास है। ये दान फर्नेस 800 साल पुराना है। 5 प्रिजन्स डेमन किंग का। 9 हेवन्स आयरन, 5 ची रियल स्टील, कलरफुल डिवाइन स्टोन, ब्लड शैडो गोस्ट, 8 पोल डिवाइन वुड, अर्थ स्पिरिट सॉइल, 365 डेमन हेड्स की ब्लड सैक्रिफाइस से बना है। ये डेमोनिक आर्टिफैक्ट है, फेरी टाउ के लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। हम इसे वापस टियाई मैन ले जाएंगे, नष्ट कर देंगे। लॉन्ग हाउ ने बिना पलक झपकाए कहा, तुम गलत कह रहे हो, हमारे पास कोई 5 प्रिजन्स डिंग नहीं है। यू डियान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने पीछे देखा। ज़ांग वे, ज़ांग शीजोंग, जो पहले छुपकर सब देख रहा था, आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब देखा, छुपकर। मेरे पास टियाई मैन की हेवन कंसीलिंग चार्म है, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। तुमने डेस्परेट आइलैंड ओना मारा, नाइट आइलैंड ओना मारा और 5 प्रिजन्स डिंग ले लिया। लॉन्ग हाउ का चेहरा बदल गया। शिया यू ने हाथ हिलाया। ज़ांग वे, तुम पीछे हटो। फिर उसने कहा, 5 प्रिजन्स किंगडिंग डेमोनिक आर्टिफैक्ट है, युवा गेट के डिसाइपल्स के लिए ठीक नहीं। इसे अपने पास रखोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। हम टियाई मैन ले जाएंगे, नष्ट कर देंगे, या तो वो डिंग हमें दे दो, या हमारे साथ टियाई मैन चलो। वहां पब्लिक में नष्ट करेंगे, सबके सामने।
मैंने सुना है, पिछली ग्रुप मीटिंग में तुम्हारे हुआ टीएन ने कहा था, डेमोनिक पाथ से क्लियर लाइन रखनी चाहिए। तो अब दिखाओ, अब अगला सीन होगा। टेआई मैन के 3 ट्रू डिसाइपल्स सब शेंटोंग 4th डायमेंशन में। उनके पीछे पूरी फौज। फैंग हाँ की माना अभी पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई है। 5 प्रिजन्स डिंग अब उसका है, 999 एरेज उसके कब्जे में हैं। लेकिन टेआई मैन उसे डेमोनिक आर्टिफैक्ट कह रहे हैं और मांग रहे हैं, या तो डिंग दो या टेआई मैन चलो। ये सिर्फ लूट नहीं है, ये टेआई मैन का दबदबा है और फैंग हाँ को दिखाना है वो किसी के सामने नहीं।